नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास में। जो हम लोगों ने मॉडर्न इंडिया का फेज़ 1 देखा और फेज़ 1 में हमने देखा कि आखिर कैसे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ और किस तरीके से वो कंपनी एक शासक की भूमिका में स्थापित हो जाती है, ये चैप्टर। तो आप दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार अब आपकी क्लासेस होंगी और आपको मिलेगा इसी तरीके से बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजिकल वीडियो, जिसके माध्यम से आप सभी अपनी तैयारी को कर पाएंगे पूरा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि हम अपने चैनल पर एक क्लासेस लेकर के आए, यूपीएससी के बारे में संपूर्ण क्लासेस लेके आए, तो अब मिलेगी आप सभी को प्लेलिस्ट, ठीक है ना। और आप सभी को नियमित क्लासेस मिलेंगी। आप सभी एकदम बिल्कुल अब कहीं पे ही हो और कैसे भी अपनी तैयारी करना चाहें, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की सुविधा हम आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए आप सभी के साथ तैयार होते हैं इस क्लास को लेकर के दोस्तों। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया आप सभी के साथ में कि मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत, ठीक है, आधुनिक भारत में हम लोगों ने चर्चा किया कि किस तरीके से भारत में यूरोपीय कंपनियां आई, यूरोपीय कंपनियां भारत में आई और वो शासक के रूप में, है ना, शासक की भूमिका में कार्य करने लगे। ठीक है, इनका कार्य प्रारंभ हुआ, अर्थव्यवस्था पर इनका अधिकार हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग दोस्तों देखते हैं कि जब यूरोपीय कंपनियां भारत में आई व्यापार करने, ठीक है, और वो शासक बन जाती हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव दिखाई देता है। एक बहुत बड़ी बात आपसे कहूंगा कि जब भारत में मुगलों का शासन था, तो कहा जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा असर नहीं पड़ा था। क्यों? क्योंकि मुगल भारतीय क्षेत्रों में ही विकास की संभावनाएं कर रहे थे और यहीं के शासक बने हुए थे। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आते हैं तो अंग्रेजों के शासन में और मुगलों के शासन में जमीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि जब मुगल शासन कर रहे होते हैं तो भारत के क्षेत्रफल पर ही अपने विकास की नींव रखते हैं और विकास करते चले जाते हैं, जिनका प्रमाण आज भी हमारे आसपास में दिखाई देता है। इसीलिए भारतीय कल्चर को हम लोग इंडो इस्लामिक कल्चर के रूप में भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो यूरोपीय कंपनियों ने का मुख्य जो लक्ष्य था वो था लाभ कमाना दोस्तों, और कुछ नहीं, ठीक है ना। अर्थात हमारे देश के विकास से संबंधित उनका कोई लक्ष्य नहीं था। उनका मुख्य लक्ष्य था ट्रेड, व्यापार करना, और व्यापार का मुख्य लक्ष्य था प्रॉफिट जनरेट करना, अर्थात मैक्सिमाइज करना अपने प्रॉफिट को दोस्तों। तो इस चीज का ध्यान आपको रखना है, ठीक है, इस चीज का ध्यान आप सभी को रखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस तथ्य को फिर से एक बार हम लोग कलेक्ट करते हैं दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। लाभ कमाना इनका जो आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियों का सबसे बड़ा लक्ष्य था लाभ कमाना, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना दोस्तों। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि किस तरीके से अंग्रेज जो हैं वो भूमि सुधार लागू करते हैं, बल्कि ये भूमि सुधार नहीं था, है ना, कहा जाए तो पूरी व्यवस्था को चौपट करते हैं अंग्रेज और भूमि पर अधिकार करके अपने सर्वाधिक कर वसूली करते हैं, सर्वाधिक, है ना, कर वसूली करते हैं, ठीक है, लगान वसूली करते हैं यहाँ पे। इसीलिए अब देखिए एक मूवी आई थी लगान, उसमें इस बात को दिखाया जाता है कि धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने किस तरीके से हमारे भू संपत्ति पर अधिकार कर लिया। तो दोस्तों इसके बाद जब इन्होंने संपूर्ण आर्थिक स्थितियों पर, आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण कर लिया, कंट्रोल कर लिया, तो आखिर क्या इम्पैक्ट पड़ता है भारत पर। तो हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पे प्रभाव, ये अब हो जाएगी हमारी नई हेडिंग, ठीक है ना। क्या हो जाएगी? ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, यहां से आज हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो चलिए देखते हैं जो सेकेंड फेज है आपका, सेकेंड पार्ट आपका आज का है मॉडर्न इंडिया का। उसमें हम लोग देखेंगे ब्रिटिश शासन का
भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, फॉर इंडियन इकोनॉमी, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहली बात है, देखें एक राइटर हैं, बहुत बड़ी राइटर हैं, जिनका नाम है, इतिहासकार हैं, जिनका नाम है रजनी पाम दत्त। रजनी पाम दत्त, इनकी एक पुस्तक है इंडिया टुडे, ठीक है, इंडिया टुडे। इसी इंडिया टुडे में इन्होंने भारतीय ब्रिटिश शासन के भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रभाव को 3 चरणों में बांटा है। 3 चरणों में बांटा है। तो अगर हम लोग देखें वो चरण कौन कौन से हैं, तो देखिए प्रथम चरण जो है, इसे इन्होंने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग देखा है, तो इसे वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण कहा है। वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण कहा है ना, वाणिज्यिक पूंजी। और इसका टाइम है 1757 से लेकर के, ये लोग जो शुरू करते हैं, क्योंकि 1757 से प्लासी का युद्ध जीतते हैं, और उसके बाद देखा जाए 1813 तक, 1813 तक जो टाइम पीरियड चला वो वाणिज्यिक पूंजीवाद के रूप में चला। कमर्शियल कैपिटलिज्म इसे कहा जाता है, कमर्शियल कैपिटलिज्म। हम लोग इसकी पूरी चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे क्या था यहाँ पे। जो द्वितीय चरण रहा, इन्होंने सेकंड जो चरण रहा उसका नाम रखा इन्होंने औद्योगिक पूंजीवाद। औद्योगिक पूंजीवाद का चरण। देखिए जब तक आपको सिलेबस नहीं आता तब तक आप क्या पढ़ रहे हैं इस बात का बहुत ही क्लियरिटी नहीं हो पाती। दोस्तों देखा जाए तो ये है आपका औद्योगिक पूंजीवाद का चरण, जो कहां से कहां तक था। तो दोस्तों इसका टाइम पीरियड था 1813 से लेकर के देखा जाए तो 1858 तक। अगर हम लोग चले 1858 तक हम लोग इसको देखते हैं। क्लियर है। जो तीसरा चरण है, थर्ड चरण है, उसे कहा जाता है वित्तीय पूंजीवाद। वित्तीय पूंजीवाद, फाइनेंशियल कैपिटलिज्म, इसे इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म कहा जाता है, ठीक है। और इसे हम लोग कह रहे हैं क्या, तीसरे चरण को कह रहे हैं वित्तीय पूंजीवाद। वित्तीय पूंजीवाद का मतलब होता है कि फाइनेंशियल कैपिटलिज्म, ठीक है, जिसका जो टाइम पीरियड था ये है 1858 टू 1947। देश की आज़ादी तक जो टाइम पीरियड था वो था 1858 से लेकर के 1947 तक। इनको 3 चरणों में बांटा गया, और इसके बीच में अब हम लोग एक एक चरणों में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें विस्तार पूर्वक आपको पढ़ाना है। अभी हम सिलेबस में बता रहे हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से हम यहाँ पे डायमेंशन देख सकते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो पहला चरण है वाणिज्यिक पूंजीवाद। वाणिज्यिक पूंजीवाद, देखिए वो उसमें क्या होता है पढ़ते समय तब तक आप सभी अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, अपने बुक्स को पढ़ सकते हैं, और जब क्लासेस होने लगेंगी तो आप क्लास के साथ अच्छे नोट्स बना लीजिएगा, ये आप सभी के लिए बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो टाइम पीरियड हमने आपसे बताया कि वो है 1757 से लेकर के 1813 ईस्वी तक। दोस्तों देखिए यहाँ पे अंग्रेजों की व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, है ना। व्यवस्था कहा जाए इनका स्टार्टअप था ये भारत, है ना। और इस स्टार्टअप में सबसे बड़ी व्यवस्था क्या थी कि इन्होंने वही कार्य किया जो भारतीयों को आता था, ठीक है, उन्हीं कार्यों में हस्तक्षेप करना शुरू किया जिसमें इनके साथ भारतीय सहयोग कर सकते थे। देखिए वो सबसे बड़ा कार्य क्या था दोस्तों वाणिज्यिक पूंजीवाद में, कॉमर्शियल। देखिए कॉमर्शियल जब हम बात करते हैं, कॉमर्शियल की बात करते हैं, कॉमर्शियल कैपिटलिज्म की बात करते हैं, तो उसमें ये इसका सेंस क्या निकलता है, इसकी अगर हम लोग मीनिंग देखें, मीनिंग अगर हम लोग समझें तो ये था किसी वस्तु को, है ना, किसी भी वस्तु को बाजार से जोड़ना, बाजार से जोड़ना, ये है इसका सारांश। ओके, क्लियर है आपको। सारांश है कि हम किसी भी वस्तु को, मान लीजिए हमारे पास कोई प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट को हम क्या कर दें, मार्केट से जोड़ दें,
तो बेनिफिट बढ़ जाएगा। आप समझिए, जैसे सपोज करिए कि अगर हमारे पास गेहूं है, सपोज करिए भारत के पास गेहूं था, ठीक है, और गेहूं बाजार में बिकता था और वो था वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पे, वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पे मुख्यतः हमारी अर्थव्यवस्था लागू थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था या मुख्य अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था, वो वस्तु विनिमय प्रणाली पे थी, बार्टर सिस्टम जिसको बोलते हैं। तो हमने कोई ए नाम की वस्तु बेची तो उसके बदले हमने बी नाम की वस्तु ले ली, ठीक है। तो इनके बीच में हमने देखा कि कोई ट्रांजैक्शन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, हम एक दूसरे की आवश्यकता पूर्ति कर रहे हैं, लाभ नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। अंग्रेजों ने क्या कर दिया कि इसी गेहूं को खरीदा, ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, इसी गेहूं को खरीद करके उन्होंने क्या कर दिया, गेहूं का स्टोरेज किया। पहली बात है ना, ऐसा नहीं था कि भारत में गेहूं का स्टोरेज नहीं होता था, है ना, स्टोरेज किया, ठीक है। और स्टोरेज के फॉर्मेशन, स्टोरेज के को अलग अलग फॉर्मेट दे दिया। जैसे इन्होंने आटा बनाया, फिर उसी की बिस्किट बनाई, फिर उसी की अन्य चीजें बना करके दोस्तों उसे बाजार से जोड़ दिया, आप देखते होंगे कि जब आप गेहूं खरीदने जाते होंगे तो अभी मैक्सिमम मूल्य अगर हम आपसे कहें कि 15 रुपया किलो है, ठीक है, और अगर हम इसे आटे में कन्वर्ट कराएं, सिर्फ आटे में अगर हम लोग कन्वर्ट कराएं तो इसमें हम कहेंगे कि 1 या 2 रुपए किलो आपको लगता होगा। तो मैक्सिमम अगर हम लोग बोले कि 15 रुपए किलो आटा है तो 2 रुपए किलो इसकी अगर हम लोग इसको आटे में कन्वर्ट कराते हैं तो एक्चुअल मूल्य 17 से 18 रुपए हमारी इसकी बनती है। लेकिन जब हम बाजार में आटा खरीदने जाते हैं तो वो आटा हमें 35 टू 45 रुपीज किलो हमें मिलता है। पैकेट का अगर हम लेंगे और स्टैंडर्ड ब्रांड का अगर हम लेने चले जाएं तो ये आटा और महंगा हो जाता है, उस ब्रांड के लेबल के नेम पे, उस ब्रांड के लोगो के नाम पे, ठीक है। तो दोस्तों अंग्रेजों ने क्या किया कि यही किया कि गेहूं भारतीयों से खरीद करके उन्हें उसका कॉमर्शलाइज कर दिया, उसको कॉमर्शियल कर दिया। ये तो एक पहलू था, है ना, सिंगल एक तरीके से कहा जाए पहलू था इसका दूसरा जो पहलू था, उन्होंने कुछ खेतों को सिलेक्ट किया, कुछ एरिया को सिलेक्ट किया। जैसे उन्होंने, ठीक है, देखा कि जो भारतीय किसान हैं, ठीक है, वे सिर्फ खाद्यान्न फसलों पर निर्भर हैं, खाद्यान्न फसलों पर ही फसलें ही मैक्सिमाइज, है ना, ये करते हैं, खाद्यान्न फसलें ही ये ज्यादा बोते हैं अपने खेतों में, ठीक है, इसी की क्रॉपिंग ये करते हैं। उन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, इसको इस पैटर्न को बदल दिया। उन्होंने कहा कि चलो हम ज्यादा लाभ कमाते हैं, ठीक है, और नगदी फसलों की ओर चलते हैं। नगदी फसल इन्होंने कर दिया। अच्छा, नगदी फसल के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे चाय है, नील है, कहवा है, गन्ना है, कपास है, मूंगफली है, या अन्य बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो नगदी फसल कही जाती हैं, ठीक है। तीसरी स्थिति में उन्होंने क्या कर दिया, परिवर्तन लाया और बागानी फसलें बना दी। बागानी फसलें, अगर हम लोग बागानी फसलें कहेंगे तो उसमें चाय वगैरह भी आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे फल और लकड़ियां, ठीक है ना, उन्होंने फल और लकड़ियां जो हैं इनका बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट कर दिया, ठीक है, बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट कर दिया। तो आप देख रहे होंगे कि कैसे उन्होंने इकोनॉमी को बदल दिया। हमारा जो मुख्य उद्देश्य था, भारतीय किसान जो थे वो मुख्यतः जो इंडियन एग्रीकल्चर फार्मर थे, भारतीय किसान, इंडियन पीजेंट थे, उनका मुख्य उद्देश्य था सिर्फ फसलों की ओर, खाद्यान्न फसलों की ओर जाना, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, नील की खेती, चाय की खेती, कहवा, कपास, गन्ना, मूंगफली, इनकी खेतियों पर ध्यान दिया। प्लस इन्होंने क्या कर दिया, बागानी फसलें, बागानी जैसे तंबाकू, है ना, तंबाकू लगाना शुरू कर दिया। यहाँ पे टोबैको बहुत ज़्यादा, अफीम, है ना, तंबाकू, अफीम, ठीक है, अफीम, फल और लकड़ियों का व्यापार इन्होंने शुरू कर दिया, वुड्स व्यापार इन्होंने शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि बहुत तेजी के साथ इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था जो कृषि आधारित थी, कृषि मूल्य पर निर्भर थी, उसे क्या कर दिया, इन्होंने बदल दिया। और बदल करके इन्होंने क्या कर दिया, नगदी फसलों की, बागानी फसलों की अधिकतम संख्या कर दी। इससे प्रारंभिक स्थिति में भारतीय किसानों को लाभ हुआ और किसानों ने समझा कि यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए विकास का मुद्दा है, और इसको उन्होंने भी हेल्प किया, प्रमोट किया और बहुत तेजी से काम करना शुरू कर दिया, ठीक है, इस मुद्दे पे
तेजी से काम करना शुरू कर दिया। इससे अंग्रेजों की जो इकोनॉमी है वो बहुत तेजी से ग्रोथ कर जाती है, बहुत तेजी से ग्रोथ कर जाती है। ठीक है, हाँ तो अब क्या होगा, ठीक है, देखते हैं इसका परिणाम क्या हुआ। ठीक है, अगर हम लोग इसके परिणाम की बात करें तो होता क्या है कि देखिए गेहूं जो हो गया, अब गेहूं की संख्या कम हो गई, क्लियर है ना। अगर हम लोग देखें ये डिक्लाइन में चला गया, और नगदी फसलों पे, नगदी फसल और बागानी फसल, इनकी संख्या ज्यादा हो गई। ठीक है, तो दोस्तों कहा जाए कि कितना भी हम कुछ भी कर लें लेकिन खाएंगे तो अनाज ही है ना। खाद्यान्न की कमी हो गई, जब खाद्यान्न की कमी हो गई तो अब भारतीय भी खाद्यान्न के क्रेता हो गए, है ना। अपने ही देश में जहां पे सर्वाधिक एग्रीकल्चर भारतीयों के हाथ में था, यही एग्रीकल्चर अब किसके पास चला गया, कंट्रोलिंग सिस्टम में किसके आ गया, अंग्रेजों ने। ठीक है ना, अंग्रेजों ने अपने स्टोरेज से, है ना, अंग्रेजों ने अपने भंडारण से, स्टोरेज है ना, स्टोरेज से इसको मैक्सिमम प्राइस पे, मैक्सिमम मूल्य पर इसे बेचना शुरू कर दिया, जिसके क्या हुआ, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया, है ना, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया। अब मजबूरन क्या हुआ कि खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए अंग्रेजों ने, ठीक है, भारतीय जो किसान थे उनको क्या कर लिया, किसान से अब क्या बना दिया, ठीक है, अपने परिवार को चलाने के लिए और अपनी जीविका को चलाने के लिए उनको मजबूरन क्या बनना पड़ा, गुलाम। किसका गुलाम, अंग्रेजों का गुलाम करना पड़ा। और दोस्तों यहीं से देश क्या हो जाता है, गुलामी की जंजीरों में जकड़ने लगता है, क्योंकि अब हम एडवांस मनी लेकर के, एक्स्ट्रा पैसा लेकर के, एक्स्ट्रा जिसे ददनी कहा जाता था, ददनी नामक कर को लेकर के हम खेती करेंगे, उनके टैक्स को चुकाएंगे, और जब टैक्स को चुकाएंगे तो खेती किस चीज़ की कर रहे होंगे, नील की खेती कर रहे होंगे जिसे हम खा नहीं सकते, चाय की खेती कर रहे होंगे जिससे हमारा पेट नहीं भर सकता। ठीक है, तो जितनी भी खेती हम नगदी फसलों में कर रहे थे उनको डायरेक्टली हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, खाद्यान्न फसलों की कमी के कारण जो भारतीय किसान था वो पूरी तरीके से समर्पित हो गया और पूरी तरीके से उनके कृपा पर निर्भर हो गया, किसके, अंग्रेजों के, और वो हो जाता है गुलाम, और देश की गुलामी यहीं से उनके हाथों में चली जाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। दोस्तों अब जब एग्रीकल्चर चला गया तो लगभग कहा जाए कि भारतीय किसान जो हो गया वो गरीब हो गया, गुलाम हो गया। 1813 तक ये व्यवस्था चलती रही, लेकिन कहा जाए 1813 तक, है ना, टिल भारत जो है, इंडिया क्या रहा, अंग्रेजों के लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या रहा, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का केंद्र बना रहा, है ना, केंद्र बना रहा। ठीक है, और दोस्तों इस रॉ मटेरियल को फंक्शनल, है ना, न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए जो श्रमिक मिले, श्रमिक, है ना, श्रमिक मिले, जो लेबर्स, है ना, लेबर मिले, वो भी अंग्रेजों को कैसे मिल रहे हैं, फ्री, या हम कहें कि विदाउट वेजेस मिल रहे हैं। ठीक है, बिना श्रम के, बिना श्रम मूल्य के। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ क्या हो गया, भोजन के लिए भी परेशान थे, खाद्यान्न फसलों की कमी ने उनकी रीढ़ तोड़ दी थी। ठीक है, और वो पूरी तरीके से निर्भर हो गए थे अंग्रेजों की कृपा पे। तो दोस्तों यहां तक देखा जाए तो इससे क्या हो जाता है, इस पूरी घटना से ब्रिटेन में, ठीक है ना, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, है ना, औद्योगिक क्रांति आती है। औद्योगिक क्रांति आती है क्योंकि जो ब्रिटेन था वहां पे क्या हो गया, मशीनों का आविष्कार हो गया था। मशीनों का आविष्कार हो गया था और मशीनों ने उत्पादन को इतना ज्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, और कहा जाता है जो मशीनों का जो काम मशीनें करती हैं, ठीक है,
जितना प्रोडक्शन एक मशीन कर सकती है उतना मिला के कि 100 मजदूर भी उस प्रोडक्शन को नहीं कर सकते हैं। तो कहा जाए कि मजदूर बेरोजगार हो गए। जब बेरोजगार हुए, देखिए अब इसीलिए क्या हुआ कि यहाँ पे ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति आ जाती है, ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ जाता है, औद्योगिक क्रांति आ जाती है, तो इसके बाद क्या होता है कि ब्रिटेन में प्रारंभिक स्थिति में मांग और पूर्ति के चयन से, मांग और पूर्ति, डिमांड और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई से क्या हो जाता है, एक बहुत, है ना, एक कहा जाए कि स्थिर या विकसित, डेवलप्ड, है ना, विकसित अर्थव्यवस्था का उदय होता है। विकसित अर्थव्यवस्था, है ना, डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी आती है, ठीक है। और वहां पे क्या हो जाता है, एक लेवल के बाद कहीं पे भी हो, जैसे आप कितने भी अमीर हो जाइए, अमीर होने के बाद आपकी लाइफ जो होती है एक स्टेबल पोजीशन पे आ जाती है। आपकी जो मांग होती है, डिमांड होती है, वो लगभग समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमारी जो मांग, ब्रिटेन की जो मांग थी वो कम होने लगी, क्योंकि किसी व्यक्ति ने मान लीजिए गाड़ी खरीद ली, कार खरीद लिया, अपने घर बनवा लिए, ठीक है, अपनी जो बेसिक नीड्स थी, ठीक है, बेसिक नीड्स थी वो सभी कवर कर लिया, ठीक है। तो अब क्या करेगा, वो किस चीज़ की मांग करेगा, अब रोज रोज तो आदमी घर और गाड़ी बदलेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, वहां की मशीनों को काम मिलना कम हो गया, मशीनों का काम रुक गया, ठीक है, ब्रेक लग गया एक तरीके से मशीनों पे। जब मशीनों का काम रुक जाएगा तो बेरोजगारी ब्रिटेन में बढ़ेगी, ठीक है, बेरोजगारी बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। बेरोजगारी, जब मशीनों का काम रुक जाएगा तो पूंजीपति भी, है ना, पूंजीपति को भी नुकसान हो जाएगा। अब ये स्थिति थी कि इनको काम करना था, इन मशीनों को काम चाहिए था, जो स्किल्ड लेबर हो गए थे उनको भी काम चाहिए था, और पूंजीपतियों का निवेश नहीं हो रहा था, जिसके कारण ये भी स्थिर हो गए थे। तो हुआ क्या कि 1813 में, ठीक है ना, 1813 में यूरोप के सभी व्यापारी जो हैं वो ब्रिटेन की संसद में पहुंच जाते हैं। इस बात को लेकर के क्यों पहुंच जाते हैं, उसका कारण ये था कि ब्रिटेन की संसद जो है वो सबसे ज़्यादा जो प्रमोट कर रही थी किसी व्यापारिक कंपनी को पूरे यूरोप के बाहर व्यापार करने के लिए, तो वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। तो यूरोप के लोगों ने कहा कि क्या हमारा आपके साथ में कोई महत्वपूर्ण व्यवहार नहीं है, है ना रानी महोदय, ठीक है महोदया। तो ऐसी स्थिति में कहा गया कि संसद से एक नया आदेश जारी हुआ, एक ऑर्डर जनरेट हुआ, और कहा गया, स्पेशली जो ऑर्डर था वो भारत के परिप्रेक्ष्य में था, क्योंकि भारत जो था उसमें बहुत बड़ा बाजार था, ठीक है, बहुत बड़ा बाजार था। तो संसद का जो एक ऑर्डर जनरेट हुआ वो एक्ट के रूप में आया, ठीक है, वो एक्ट के रूप में आया, और वो एक्ट था 1813 का एक्ट, ठीक है। 1813 के एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली थी, ठीक है ना, मोनोपोली, एकाधिकार, है ना, एकाधिकार था, वो क्या हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। और सभी यूरोपियों के लिए, है ना, यूरोपियों के लिए भारत का द्वार खोल दिया गया, है ना, ओपन कर दिया गया। ओपन मार्केटिंग हम यहाँ पे कहें, पहली बार ओपन मार्केट या ओपन इकोनॉमी कह सकते हैं आप इसे, है ना। दो तरीके से इकोनॉमी होती है, एक ओपन इकोनॉमी होती है, एक क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, अर्थात अब भारत से कोई भी व्यापार किया जा सकता था। तो दोस्तों हुआ क्या कि 1813 के बाद, ठीक है, यही कारण है कि भारत में भी किस नाम से जाना गया इसे, औद्योगिक पूंजीवाद। अब क्या हो गया कि भारत में किस व्यवस्था का जन्म हुआ, औद्योगिक पूंजीवाद का जन्म होता है। क्यों, क्योंकि भारत में समस्त व्यापारी जो है अपना उद्योग स्थापित करने के लिए यहाँ पर अब प्रवेश करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि भारत की स्थिति
क्या होगी, अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी एक सीमित क्षेत्र में, एक सीमित अनुपात में ही यहाँ का शोषण कर रही थी, यहाँ एक्सप्लॉयटेशन कर रही थी। लेकिन दोस्तों अब जब ईस्ट इंडिया, अब कहा जाए पूरी यूरोपीय कंपनी यहाँ पे आ जाती है, तो समस्त यूरोपीय कंपनियों ने भारत में एक साथ तेजी के साथ, है ना, क्या कर दिया, एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया। और भारत में कहा जाए इसी टाइम पीरियड में 1813 से लेकर के 1858 तक अगर आप देखेंगे तो चाहे सड़क निर्माण हो, रोड कंस्ट्रक्शन हो, ठीक है, रेल निर्माण हो, रेलवेज डेवलपमेंट हो, ठीक है, तीसरा आप देखेंगे यहाँ पे पुलिस व्यवस्था हो, म्युनिसिपैलिटी नगर पालिका की व्यवस्था हो, ठीक है, डाक व्यवस्था हो या तार व्यवस्था हो, या हम कहें कंपनियां, कंपनियों की स्थापना हो, ये सारे काम इसी समय शुरू होते हैं दोस्तों भारत में। क्योंकि अब क्या हो गया कि अब क्यों, अच्छा ऐसा आप कहेंगे कि सर क्यों इतनी चीजें क्यों अंग्रेजों ने किया, तो इसका एक उत्तर निकलता है, क्या वो भारत का विकास करना चाहते थे, भारत का विकास चाहते थे, ही वांट्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, नो, है ना, नो, ठीक है ना, तो वो क्या करना चाहते थे, अब, है ना, भारत को बाजार के रूप में प्रयोग करना चाहते थे। ये इंडिया को एज ए मार्केट यूज करना चाहते थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन और यहाँ के रॉ मटेरियल्स और यहाँ के लो कॉस्ट लेबर जो थे वो इनके प्रोडक्शन को बहुत ही से बढ़ा रहे थे, ठीक है। वहीं आप देखेंगे रेलवे वगैरह का सेक्टर जो था उसमें 100% प्रॉफिट एग्रीमेंट हुआ था कि जैसे 100 रुपीज़ आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 100 रुपीज़ आपका सेव होगा, ठीक है ना, और साथ ही साथ आपको हम 5% फिक्स्ड, है ना, फिक्स्ड आपको बेनिफिट देंगे, प्लस 20%, है ना, आपको प्रॉफिट बेनिफिट देंगे। अर्थात कहा जाए 100 रुपया लगाने के बाद आप निश्चिंत रहिए कि आपको 125 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर मान लीजिए बेनिफिट नहीं निकल पाते हैं तो आपको 5 रुपया तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा ही, तो आपको 105 रुपया मिलेगा, कभी आपका इन्वेस्टमेंट लॉस में नहीं जाएगा। ब्रिटेन के जितने भी व्यापारी थे उनके पास पैसे पड़े हुए थे, ठीक है ना, उन्होंने जम के इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे आप देखेंगे बदलाव आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से आप, है ना, इस पूरे सेक्शन को समझेंगे। तो भारत में इसीलिए इस पूरे चरण को औद्योगिक पूंजीवाद कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हुई, इंडस्ट्री के जितने भी टूल्स हो सकते हैं, चाहे वो मैकेनिक्स के टूल हों या रोड कंस्ट्रक्शन हो या रेलवे कंस्ट्रक्शन हो, म्यूनिसिपैलिटीज़ हों, ठीक है, डाक सिस्टम हो, तार सिस्टम हो, पुलिस कंपनी हो, बहुत सारी फैक्ट्रीज हों, ठीक है, तो ये सारा कुछ जो हुआ ये इस पूरे टाइम पीरियड में होता है, क्योंकि इसी समय भारत में उद्योगों का विकास हुआ। और यह कारण ये था क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल स्टेबिलिटी हो जाने के कारण भारत में वो सारे स्टेबल लोग जो हैं अपने इन्वेस्टर के तौर पे या इन्वेस्टमेंट को लेकर के भारत में प्रवेश कर जाते हैं। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। अगला चलते हैं, देखते हैं वित्तीय पूंजीवाद। वित्तीय पूंजीवाद का चरण, ठीक है, वित्तीय पूंजीवाद का चरण देखिए क्या होता है। फाइनेंशियल कैपिटलिज्म कैसे आता है, ये देखिए 1858 के बाद से लेकर के 1947 तक के चीजें बनी रही, ठीक है दोस्तों। देखिए 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता, 1857 में जब क्रांति हो जाती है तो वहां से सरकार जो होती है, सरकार वो सीधे नियंत्रण करने लगती है, सीधे, है ना, नियंत्रण शुरू करती है। डायरेक्ट कंट्रोल ये कौन लगता है, या ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, या पार्लियामेंट या दोस्तों ब्रिटिश क्राउन, है ना, ब्रिटिश क्राउन जो है
वो डायरेक्टली भारत को नियंत्रण में ले लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाता है कि व्यापार में भी बहुत बड़ा बदलाव आता है, क्योंकि जब इंडस्ट्री डेवलप कर ली गई यहाँ पे और बेसिक लेवल पे स्टेबिलिटी ला दी गई, तो अब क्या हो गया कि कहा जाए तो सारे जो इन्वेस्टर, सारे जो बिजनेसमैन थे, वो यहाँ पे कंपनी तो लगाने आएंगे नहीं, ठीक है, कंपनी तो लगाने आएंगे नहीं, और जो कंपनियां लग गई थी, है ना, जो कंपनी यहाँ पे स्टेबल हो गई थी, उनके लिए फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। तो कहा जाए कि इसी बीच क्या हुआ कि भारत में इन्वेस्टमेंट पॉलिसी शुरू हुई, है ना, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी शुरू हुई। तो इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए भारत में, है ना, बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम लाया गया, ठीक है ना। भारत में शेयर बाजार, पद्धति, देखिए लोनिंग, सिस्टम, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे लाई गई हैं। और प्राइवेट सेक्टर में बैंक की स्थापना की गई, इनका फाउंडेशन किया गया, और इन बैंकों ने, ठीक है, या इन शेयर मार्केट ने, या बहुत विविध तरीके के अलग अलग तरीके से लोन की पद्धतियों ने इनको लोन देना शुरू कर दिया और अपने प्रॉफिट को जनरेट करना शुरू कर दिया। तो एक बहुत बड़ा एक ऐसा क्रिएशन शुरू हो जाता है कि जो कहा जाए, जैसे कि हम लोग देखते हैं एफडीआई और एफआईआई। तो दोस्तों एफडीआई जो होती है वो कहीं ना कहीं कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, जबकि एफआईआई जो होता है वो स्ट्रक्चर न क्रिएट करके सिर्फ इन्वेस्टमेंट से बहुत लाखों रुपए, अरबों रुपए कमा लेता है। जैसे वॉरेन बफेट वगैरह पूरी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए थे, लेकिन उनकी कोई कंपनी नहीं है। जैसे अमेजोन वगैरह है या फ्लिपकार्ट वगैरह है, इनका कोई स्टोरेज नहीं है, लेकिन अब इनके पास बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा बेनिफिट है। आप देखेंगे चाहे ओला हो, उबर हो, इनके पास अपनी कोई व्यक्तिगत कार नहीं है, लेकिन इनके पास कारों की लाइन लगी हुई कि भारत से लेकर के ये जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कारों पे चढ़ के निकल सकते हैं। तो भी ये एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाएंगे, इतनी कारें हैं क्रम से कि पैदल यात्रा कारों पे चढ़ के कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं, तो ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट की खूबी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अंग्रेजों ने मोर देन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, और इन्वेस्टमेंट से जो बेनिफिट कमाया वो अंग्रेजों को कई गुना रहा, और भारत का जो पैसा रहा वो कहीं ना कहीं यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है। अब देखिए जब बाहर निकलना शुरू हो गया पैसा, तो जो पहला परिणाम मिला, पहला परिणाम अगर हम कहें रिजल्ट, है ना, परिणाम, अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें तो देखिए सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या पड़ा, इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, समझ गए ना। भारतीय अर्थव्यवस्था का पतन हो गया, है ना। इंडियन इकोनॉमी पूरी तरीके से 100% कोलैप्स कर गई। जब इंडियन इकोनॉमी का मेन स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा, और हम किसके अंडर में हैं, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में हैं, तो दोस्तों यहां उसका इंपैक्ट आपको दिखाई देगा, है ना, उसका इंपैक्ट आपको दिखाई देगा। वो इंपैक्ट क्या था, अब देखिए यहाँ पे, जब इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स करेगी तो सीधी तरीके से कहा जाए कृषि का पतन हो जाएगा, कृषि अर्थव्यवस्था, है ना, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का पतन हो जाएगा। पहला, जब एग्रीकल्चर इकोनॉमी का पतन हो जाएगा तो भारत में क्या डायरेक्टली आ जाएगी, गरीबी, पॉवर्टी, है ना, गरीबी आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, हंगर्स, है ना, भूखमरी आ जाएगी, ठीक है। जब गरीबी और भूखमरी आ जाएगी तो आप देखेंगे कि यहां से चीजें, ठीक है ना, यहां से बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, ठीक है। और कहा जाएगा एक नेचुरल फेमाइन आ जाएगा, नेचुरल फेमाइन। हम देखें कि हमारे पास उपज भी हो रहा है, व्यवस्थाएं भी हैं, लेकिन हम बदल रहे हैं, हमारी चीज़ें बिल्कुल टूट गई और हम अकाल में आ जाएंगे। तो आप देखिए दोस्तों, ये वही दौर है, कहा जाता है कि 1866 का जो दौर था, 66 टू 67 को, इसे फेमाइन ऑफ ओशियन कहा जाता है, आपदा का महासागर, आपदा का महासागर कहा जाता है, महासागर कहा जाता है। दोस्तों इस पूरी टाइम पीरियड में बंगाल और कहा जाए पूरे भारत में लगभग 2 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई। आप आंकड़ा ध्यान रखिएगा, 2 करोड़ लोगों की मृत्यु हो जाती है। किस कारण से, कि गरीबी, भूखमरी
और अकाल के कारण से यहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अब उनके पास कोई बैकअप नहीं था। अगर कृषि व्यवस्था से मानसून खराब हो गया, क्योंकि भारतीय जो कृषि है वो पूरी तरीके से मानसून पर निर्भर है, अगर मानसून खराब हो गया तो वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो आपको पढ़ना होता है कैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाव क्या रहा। वो प्रभाव रहा भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का पतन कैसे हो जाता है, भारत में गरीबी कैसे आ जाती है, भारत में भुखमरी कैसे शुरू होती है और अकाल कैसे आ जाता है, और फाइनली अगर देखा जाए तो आपदा का महासागर पूरा कैसे, ओशन ऑफ फेमाइन है ना, कैसे आ जाता है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अर्थात कहा जाए भारत पूरी तरीके से अपनी वास्तविक गरिमा को समाप्त कर चुका था। अब यह पूरी तरीके से गुलामी की जंजीरों में जकड़ चुका था। हम एक एक रुपए का हजारों रुपए में ब्याज दे रहे थे। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अंग्रेजों ने हमें शोषित किया। तो ये था शोषण का चरण। लेकिन क्या भारत में इतने बुद्धिमान बुद्धिजीवी रह रहे थे, उनको इस बात का आइडिया नहीं लग रहा था कि आखिर भारत में क्या हो रहा है? क्या वो उन्होंने कभी कोई रिवोल्ट नहीं किया या कभी कोई बड़ा आंदोलन क्यों नहीं किया? भारतीय शासकों की स्थिति बुरी हो गई थी, नवाबों की स्थिति बुरी हो गई थी, देशी रियासतों का अस्तित्व समाप्त हो रहा था। क्या इन सभी ने मिलकर के एक संगठन नहीं बनाया जिससे अंग्रेजों का सामना किया जा सके? तो दोस्तों कहा जाए भारत में मुख्यतः सभी जो छोटे छोटे राज्य थे वो अपनी व्यक्तिगत अस्मिता को लेकर के अलग बने हुए थे, ठीक है, और वो अपनी अलग पहचान के लिए अंग्रेजों के साथ में क्या कर रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे या उनके इशारे पे कार्य कर रहे थे। तो उनका बहुत एकजुट होना नहीं हो पाया। तो क्या हुआ आखिर ऐसा जिससे धीरे धीरे ये व्यवस्था भारतीयों के लिए एक आंदोलन का कारण बन जाती है? उसका जो मुख्य कारण था, उसका सबसे बड़ा कारण ये देखिए, हुआ क्या कि इस व्यवस्था को 1861 में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना। आप देखिए दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, ठीक है। इसी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के अधिवेशन में या बैठक में उन्होंने इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया नामक एक लेख लिखा, है ना, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, ठीक है। और इनकी पुस्तक थी जिसका नाम था अनपॉवर्टी ब्रिटिश रूल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। उसी के पुस्तक के एक लेख के अंतर्गत, ठीक है, उन्होंने एक संपादकीय लेख में बताया कि भारत का जो धन है वो कहाँ चला जा रहा है, ब्रिटेन चला जा रहा है। तो उन्होंने एक परिभाषा दी, धन का निष्कासन सिद्धांत, एक सिद्धांत दिया, धन का निष्कासन सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी, है ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी दिया उन्होंने, राइट है ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी दिया। इसका क्या मतलब था कि भारत का जो धन है, ठीक है, इंडियाज मनी है, भारत का धन या इकोनॉमी किधर के फ्लो में आ रही है, वो ब्रिटेन में आ रही है। अर्थात ये भी टिप्पणी हुई कि गंगा का पानी, मतलब गंगा की संपत्ति, ठीक है, कहां निचोड़ी जा रही है, टेम्स में, ठीक है, टेम्स नदी में निचोड़ी जा रही है। दोस्तों लेनपुल कहता है, लेनपुल एक इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि जब मुगलों का दौर था तो पूरी दुनिया का अधिकतम धन भारत के सीमाओं में आता था, लेकिन अंग्रेजों के समय में भारत का संपूर्ण धन वो यूरोप की सीमा में प्रवेश कर जाता है।
दोस्तों अब देखा जाए तो जब संपूर्ण धन, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, श्रम हो, उत्पादन हो, ठीक है, या अन्य वस्तुएं हों, वो सभी कुछ रॉ मटेरियल्स हो, वो सभी कुछ कहाँ चले जा रहे थे, यूरोप में जा रहे हैं, यूरोप में जा रहे हैं। और यूरोप में आप देखिए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ जाता है इसी के कारण। दादा भाई नौरोजी की इस बात का समर्थन आरसी दत्त करते हैं, रमेश चंद्र दत्त करते हैं, और इन्होंने पहली बार भारतीय इंडियन इकोनॉमी पे एक पुस्तक लिखी, भारतीय अर्थव्यवस्था पे एक पुस्तक पहली पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति हैं आरसी दत्त, ठीक है। और महादेव गोविंद रानाडे, है ना, महादेव गोविंद रानाडे पहले ऐसे भारतीय राजनीतिक व्यक्ति थे जिन्होंने इस व्यवस्था को समर्थन दिया, और 1901 में इसे ब्रिटिश काउंसिल के अंतर्गत प्रस्तुत भी किया, ठीक है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे नेताओं ने इसका समर्थन किया और वास्तविकता में जान पाए कि किस तरीके से ब्रिटिश इकोनॉमी ने भारतीय इकोनॉमी का एक्सप्लॉयटेशन किया है। और दोस्तों अगर कहें कि नौरोजी साहब ने, ग्रैंड ओल्ड मैन नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने क्या किया, पहली बार पर कैपिटल इनकम, है ना, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना की। और राष्ट्रीय आय में पर पर्सन उन्होंने मात्र बताया कि वह 20 रुपया है, 20 रुपीज इज ओनली द नेशनल इनकम ऑफ पर पर्सन। आप समझ सकते हैं कि 20 रुपया, 20 रुपीज ओनली, ये भारतीयों की इनकम थी, ठीक है। आखिर किस लेवल तक, किस हद तक उन्होंने भारतीयों का शोषण किया था। वैज्ञानिक स्तर पर इसकी जो गणना की, एनआई की, ठीक है, नेशनल इनकम की जो गणना की, वो थे डॉक्टर वी के वी आर राव ने, ठीक है ना। इन्होंने दोस्तों मात्र 62 रुपया बताया, 62 रुपीज ओनली नेशनल इनकम ऑफ पर पर्सन, ठीक है। कर्जन ने भी किया तो 30 रुपया बताया। तो अगर कुछ भी अनुमान मान लिया जाए तो कितना कम था ये, किसी व्यक्ति के लिए कितना कम था। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि व्यवस्थित तरीके से अंग्रेजों ने भारत का शोषण किया, लेकिन यहाँ पे एक जानकारी मिल जाती है भारतीयों को कि उन्होंने किस तरीके से शोषण शुरू किया। चला। तो दोस्तों देखिए डॉक्टर वी राव ने इसे 62 रुपया बताया, ठीक है। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से अंग्रेजों के हाथ में थी। अब था दौर भारत पर पूरी तरीके से शासक की भूमिका में आना। दोस्तों हुआ ये कि ये व्यवस्थाएं तो चल ही रही थी, लेकिन इसके बीच एक बहुत बड़ा विरोध हो जाता है, ठीक है, एक बहुत बड़ा चेंज आता है, ठीक है। और भारतीय जनमानस, इंडियन पीपुल्स कहीं न कहीं जागरूक होना शुरू हो जाते हैं, अवेयर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण उनके अंदर विरोध की भावना आती है। अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो जाने लगते हैं। दोस्तों इसी बीच कहा जाता है कि घटना घटित होती है बंगाल के क्षेत्र में। बंगाल में एक घटना, एक इंसिडेंट होता है जिसे हम लोग 1857 की क्रांति के रूप में देखते हैं, ठीक है। दोस्तों हुआ क्या इस क्रांति में, देखिए अगर हम इस क्रांति का कारण ढूंढें, कॉजेज अगर देखें, तो इस कॉजेज के पीछे हमारे पास बहुत सारे ऐसे कारण हैं। सामाजिक कारण, राजनैतिक कारण, आर्थिक कारण और धार्मिक कारण। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे आपसे, ठीक है, आगे चल करके उन पे चर्चा करें। लेकिन देखिए तत्कालिक कारण इसका क्या रहा, कंटेम्पररी इशू या इमीडिएट कॉजेज अगर हम लोग देखें तो इसका जो था
दोस्तों जो बंदूक का प्रयोग किया जा रहा था उसके जगह पे इनफील्ड राइफल लाया गया, राइफल का प्रयोग किया जाए और इसके कारतूस में, इसकी गोली में एक अफवाह आई या सच्चाई रही कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है, गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों इससे एक रिवॉल्यूशन आ जाता है, क्रांति शुरू हो जाती है और इस क्रांति के जो नायक थे वो थे मंगल पांडे। मंगल पांडे जी ने यहाँ पर क्रांति शुरू कर दी और क्रांति का जो क्षेत्र था वो बंगाल का बैरकपुर था। बैरकपुर छावनी में 34वीं NI नेशनल इन्फेंट्री के सैनिक जो थे वो थे मंगल पांडे। मंगल पांडे ने यहाँ पर विरोध किया और इसके बाद इन्होंने क्या कर दिया कि अपने ही एक थे कैप्टन ह्यूरसन, है ना, ह्यूरसन और कैप्टन बाग, ठीक है, इनकी हत्या कर दी, इनकी हत्या कर दी और यहां से क्या हुआ कि विद्रोह शुरू हो जाता है और अंततः दोस्तों मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, फांसी दे दी गई, ठीक है, जिसके विरोध में समस्त सैनिक आ जाते हैं। और दोस्तों कहा जाए कि इसका पूरे भारत में कहीं ना कहीं, है ना, मंगल पांडे की इस एक्टिविटी का समर्थन मिला, इनको साथ मिला। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि साथ मिलने के साथ साथ यहाँ पे क्या हुआ कि पूरे जो सैनिक थे, जो पूरे देश के सैनिक थे, ठीक है, वो इनके साथ में आना शुरू कर देते हैं। तो इसी का एक परिणाम दिखाई देता है आगे चल करके, ठीक है, आगे चल करके एक परिणाम होता है जहाँ पे 10 मई 1857 को, ठीक है, मेरठ, है ना, मेरठ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यूपी का एक जिला है मेरठ, यहाँ पे रहने वाली, ठीक है, 20वीं NI, है ना, नेशनल इन्फेंट्री अर्थात पैदल सेना ने, पैदल सेना के सिपाहियों ने, ठीक है, कहाँ अपना विस्तार कर दिया, दिल्ली चलो की भूमिका प्रारंभ कर दी। दिल्ली में उस समय जो शासक था, बादशाह हम कहें, जो दिल्ली के बादशाह थे, मुगल बादशाह, उनका नाम था बहादुर शाह जफर सेकेंड, बहादुर शाह जफर सेकेंड। तो बहादुर शाह जफर सेकेंड को इन सैनिकों ने नेतृत्व दे दिया, नेतृत्व दे दिया। और बहादुर शाह जफर के एक सेनापति हुआ करते थे जो बरेली के सूबेदार थे, बरेली के सूबेदार थे बख्त खां साहब, ठीक है ना, इनको इन्होंने नेतृत्व दे दिया। और आप समझिए कि लगभग 11 मई को दिल्ली पर कब्जा हो गया, कब्जा हो गया किसका, भारतीय सैनिकों का, भारतीय सैनिकों का। तो एक तरीके से उत्साह बढ़ा। लेकिन दोस्तों आपको ये बात समझना होगा कि जो विद्रोह शुरू हुआ उसमें समर्थन किसका नहीं मिला, क्योंकि इस विद्रोह की पूरी कहानी मैं अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, अलग एक चैप्टर में पढ़ाऊंगा। लगभग हमें इसमें टाइम लगता है 1 से 1.5 घंटे की एक वीडियो होगी जिसके अंदर 1857 की क्रांति को पूरा समझ पाएंगे। लेकिन आपको समझाना चाहता हूं कि 1857 की क्रांति क्यों सफल नहीं हो पाई, उसके पीछे कारण क्या था। क्योंकि जिनका सबसे ज्यादा शोषण हुआ था ना, किसान, श्रमिक, शिल्पकार, चौथा बुद्धिजीवी, ठीक है, और कहा जाए बहुत से शासक, नवाब, जमींदारों ने इनका साथ नहीं दिया था। साथ नहीं दिया, ठीक है। तो इससे
क्या हो जाता है कि इनकी क्रांति विफल हो जाती है। अच्छा, क्यों नहीं साथ दिया? क्योंकि इन्हें लगा कि ये सभी तो पुलिस ही हैं, पुलिस वर्दी में है, ठीक है। और एक बड़ा कारण ये था कि किसी योजना को के तहत ये युद्ध, ये आक्रमण नहीं हुआ था, यह विरोध नहीं हुआ था, क्रांति नहीं हुई थी, संगठन की भी कमी थी। दोस्तों, अचानक जब हुआ और घोड़े बड़ी तेजी के साथ, पुलिस सैनिक बड़ी तेजी के साथ भागने लगे किसी भी गली क्षेत्र से, तो सभी ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, क्योंकि उनको इस बात का एहसास नहीं था कि यह आज़ादी के लिए, या कहा जाए अंग्रेजों के विरोध के लिए शुरू किया गया चरण है। इसको समझते समझते अंग्रेज पुनः हावी हो जाते हैं। यही कारण था कि भारत में शुरू होता है राष्ट्रवाद का चरण, और 1857 के बाद से भारत जो एक विकेंद्रीकरण में विभाजित हो चुका था, छोटे छोटे राज्यों में, छोटे छोटे शासकों में विभाजित हो चुके थे, फिर से एकता के सूत्र में बंधना शुरू करेंगे, उनका यूनिफिकेशन होना शुरू होगा। और दोस्तों, यही कारण है कि 1857 के बाद इन सभी के मन की चिंगारी, 1857 की क्रांति समाप्त हो गई, लेकिन इनके मन की चिंगारी को समाप्त नहीं किया जा सका। और यही कारण है कि अंततः इन्होंने एकजुट होने का निर्णय लिया। जब इसका प्रभाव और इसका प्रेशर अंग्रेजों को समझ में आया, तो उन्होंने एक नई रणनीति चली, एक नया प्लान बनाया, और उसी को कांग्रेस कहा जाता है। इसलिए कांग्रेस का निर्माण हम दो तरीके से देखते हैं कि अंग्रेजों को इसका क्या लाभ हुआ, ठीक है, और भारतीयों को इसका क्या लाभ हुआ। तो दोस्तों, अब अगला जो क्लासेस होगा वो कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस को हम दो फैक्टर में देखेंगे कि इससे अंग्रेजों को लाभ, ठीक है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, और हम देखेंगे भारतीयों का लाभ, इंडियंस प्रॉफिट, है ना, इसको हम देखेंगे, ठीक है। इसको तो दोस्तों यहां से हम लोग एक क्रम लेके चलेंगे कि कांग्रेस से लेकर के भारत की आज़ादी तक, ठीक है। एक वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कांग्रेस से लेकर भारत की आज़ादी तक, और पूरा विस्तार आप सभी को हम देंगे, जिसके साथ ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपको सिलेबस की समझ आ जाएगी, और सिलेबस को हम लोग कैसे अच्छी तरीके से डेवलप करते हैं, किस तरीके से हम लोग इसको अच्छी तरीके से समझते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या बदलाव होता है, उन सब सारी चीज़ों को हम लोग समझना शुरू करेंगे दोस्तों। तो आप सभी को बिल्कुल तैयार रहना है, लगातार अभ्यास करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है दोस्तों। तो आप सभी को लगातार इस चैनल पे अब आपको क्रमिक रूप से वीडियो प्राप्त होती रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू वेरी मच। अगला वीडियो होगा कांग्रेस से भारत की आज़ादी तक। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।